बांग्लादेश का विषय मैं पूरी तरह डिटेल में आप लोगों तक अपडेट में लेकर के चल रहा हूं। सर, आपसे जानना चाहते हैं कि भारत में इतनी मजबूत सरकार होने के बावजूद भी पड़ोसी देश में हिंदू मारे जाते हैं, लेकिन भारत सरकार कान में तेल डालकर सोई हुई है। ऐसी क्या मजबूरी है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये दीपक जी। और ये हम समस्त भारतीयों के लिए एक चिंता का विषय है। और निश्चित ही भारत सरकार को अब चाहिए कि वो देखिए, बहुत ही पहले मैं आपको इस मसले पर ब्रॉड पर्सपेक्टिव दे देता हूं और उसके बाद में फिर आपके क्वेश्चन का आंसर करूंगा। जहां तक बात है एक हिंदू के मारे जाने की, और जहां तक बात है एक भारतीय के मारे जाने की, इन दोनों में बड़ा अंतर है। दुनिया में हिंदू नेपाल में भी रहते हैं, दुनिया में हिंदू बांग्लादेश में भी रहते हैं जो वहां की नागरिकता लेके रहते हैं, इवन पाकिस्तान में भी रहते हैं। अब मसला हमको यह समझना है कि जितने भी हिंदू दुनिया में हैं वो समस्त भारतीय हैं। पहले तो हमें यह मानना है, या तो इस पर विचार करिए, या फिर हम इस थॉट के साथ कि हिंदू एक जीवन पद्धति है जिसको दुनिया में कोई भी व्यक्ति कहीं पर भी अपना रहा है। तो अगर नेपाल में हिंसा होती है और नेपाल के अंदर हिंसा में किसी हिंदू की मौत होती है, तो क्या भारत सरकार को इसलिए क्योंकि हिंदुओं का कॉपीराइट केवल भारत के पास है? इंटरेस्टिंगली समझिएगा कि भारत में जो संविधान बनाया गया, उस संविधान में भारत का धर्म क्या होगा, तो उसके लिए हमने धर्मनिरपेक्षता अपनाया। आप में से कुछ लोग सवाल करेंगे, भारत का धर्म क्या होगा, इससे क्या मतलब है? तो इससे क्या मतलब है समझिए। देखिए, पाकिस्तान जब देश बना तो उसने अपने देश का धर्म इस्लाम चुना, मतलब वहां इस्लाम इज इक्वल्स टू पाकिस्तान है। बांग्लादेश ने भी इस्लाम को अपने यहां का धर्म चुना, अर्थात धर्म का मतलब इस्लाम, इस्लाम का मतलब पाकिस्तान, ठीक है। लेकिन भारत ने कहा कि हमारे देश के रूप में कोई धर्म नहीं है, कोई धर्म नहीं है, और उल्टा कहा जाए तो जितने भी धर्म हैं उनका सम्मान करना हमारे लिए व्यक्ति ऊपर है, धर्म नहीं। उस समय की क्या मजबूरियां थी, हमने धर्मनिरपेक्षता क्यों अपनाई, ये एक बड़ा डिबेट का सवाल है। इस पर बहुत डिबेट होती है, किसी दिन आप चाहेंगे तो इस पर एक डिटेल सेशन और रख लेंगे कि भारत ने धर्मनिरपेक्षता ही क्यों अपनाई, है ना। इस पर हम कभी अपनी पाठशाला पर, जहां हम थोड़ा पढ़ाई लिखाई से संबंधित डिटेल सेशन लाते हैं, वहां पर आपके लिए एक सेशन ले आएंगे। अब सवाल यह बनता है कि जब भारत ने धर्मनिरपेक्षता अपना ली, तो चूंकि हम धर्मनिरपेक्षता अपना चुके, तो दुनिया में कोई भी व्यक्ति कहीं भी मरता है उस पर प्रतिक्रिया देना एक पार्ट है, लेकिन उसमें हिंदू मरता है और हिंदू से अगर हम अफेक्शनेट फील करते हैं, तो ये हमारे ऊपर एक सवाल खड़ा करता है, भारत सरकार के ऊपर, कि यार आप लोग केवल हिंदुओं के केस में ही क्यों बात कर रहे हैं? मुसलमान भी तो मरा है, जैसे उस्मान हदी मरा, उस पर भारत की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं। और वहीं पर दूसरा वो जो हिंदू मरा, दीपचंद दास जो है, उसका कोई प्रतिक्रिया नहीं। दोनों ही स्थिति में हमने प्रतिक्रिया ना देना अपना ऑप्शन चुना कि नहीं दे रहे, तुम्हारा देश का मामला है, निपटो। अब हिंदुओं को लेकिन दूसरे देशों में टारगेट इसलिए किया जा रहा है, यह मानते हुए कि ये सारे हिंदू मतलब भारत। अब ये बात भी हमको अब समझनी पड़ेगी। हमारी देश की संसद में इस बात पर विमर्श होना शुरू होगा कि क्या भारत को भी अपने देश की कोई धार्मिक पहचान बना लेनी चाहिए, जिसमें हिंदुओं में व्यापक रूप से सिख, बौद्ध, जैन, जिनको पड़ोस में कहीं पर भी कोई धर्म की मान्यता नहीं दी गई है, अर्थात पाकिस्तान में पाकिस्तानियों ने इस्लाम चुन लिया, बांग्लादेश में इस्लाम चुन लिया। हमारा जो पड़ोसी नेपाल है वो पहले हिंदू राष्ट्र था, लेकिन उसने बाद में सेक्युलर बनाना स्वीकार लिया। अगर भारत अपने आप को एज ए होल हिंदू मानते हुए, साथ में सिख, बौद्ध, जैन, इन सबको हिंदू राष्ट्र का हिस्सा मानते हुए अगर अपने आप की पहचान हिंदू राष्ट्र के रूप में स्थापित करता है, तो पूरी दुनिया में जहां भी हिंदुओं के खिलाफ हिंसा हो रही है, वहां पर हम आधिकारिक रूप से हिंदुओं के लिए बयान देने के लिए, मतलब एक तरीके से समझिए कि लायक हो जाएंगे कि साहब हम बोल सकते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया, हम तो रिप्रेजेंटेटिव हैं हिंदुओं के। अभी फिलहाल के लिए चूंकि वो व्यक्ति जो मरा है वो बांग्लादेशी नागरिक है, उस पर हमारी प्रतिक्रिया हिंदू होने के नाते देना हमसे ही सवाल कर लेता है कि तुम किस हैसियत से बयान दे रहे हो। तुमने खुद के देश में तो हिंदुओं के लिए बात नहीं करी, दूसरे देश में हिंदुओं के लिए बात करने चले आए। तुमको हिंदुओं के लिए अगर बात करनी थी तो करिए ना, फिर भारत के अंदर बनाइए हिंदू राष्ट्र। यहां से सारा की सारा मसला शुरू होता है। तो आपका जो पॉइंट है ना कि भारत बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रही चीजों पर कुछ बोल क्यों नहीं रहा है, इससे ज्यादा जरूरी यह है कि भारत के खिलाफ बांग्लादेश में इतने नारे क्यों लग रहे हैं। अगर भारत के खिलाफ बांग्लादेश में ऐसा माहौल है, देखिए आपको समझना यह होगा, वहां पर दो पार्टियां हुआ करती थी बांग्लादेश में। अभी हम बांग्लादेश में दो मेजर पार्टियां हुआ करती थी, एक आवामी लीग थी और एक थी बीएनपी, बांग्लादेश के अंदर जो खालिदा जिया वाली पार्टी थी। ये दोनों ही पार्टी की जो महिला नेता थी, ये दोनों की दोनों अब गायब हैं। बीएनपी से खालिदा जिया थी, वो गायब, और अवामी लीग से शेख हसीना, वो गायब।
और दोनों ही लोग गायब होकर के, जैसे शेख हसीना भारत में बैठी हैं और वो लंदन में बैठी हुई हैं, दोनों का ही ग्राउंड पर कोई जगह नहीं बन पाया। ये दोनों जब थी ना, तो थोड़ा कट्टरपंथियों को ये साइड में रखती थी, यानी कट्टरपंथियों को इतना चलने नहीं दिया जाता था बांग्लादेश के अंदर, ठीक है। बांग्लादेश के अंदर कट्टरपंथियों का एक ग्रुप है जिसको जमात कहते हैं, और वो जो जमात है पूरी तरह पाकिस्तान प्रायोजित है और पाकिस्तान समर्थक है। होता क्या है कि जमात को मोहम्मद यूनुस ने अपना बना लिया है, या फिर ये समझिए कि जैसे ही खाली ये शेख हसीना भारत आई, उन्होंने जमात के ऊपर से बैन हटा दिया, और जमात पर से जैसे ही बैन हटा, अभी जो भी आप देख रहे हैं, जमात है कट्टर मुस्लिम। और कट्टर मुस्लिम बोले तो वो जो भारत पाकिस्तान के विभाजन के समय जो हिंदू मुस्लिम खिलाफत करने वाले थे, या फिर जब बांग्लादेश बन रहा था उस समय भी पाकिस्तान का जो साथ देने वाले थे, वो जमातिये हैं। तो वो अब खुले घूम रहे हैं छोटे सांड की तरह, और जब वो खुले घूम रहे हैं तो उनको अपनी भीड़ दिखाने का ये मौका मिल रहा है। पूरा बांग्लादेश अभी भी भारत विरोधी नहीं है, आप ऐसे समझिए कि पूरे बांग्लादेश में अभी भी ऐसा हाल नहीं है, क्योंकि ऐसा अचानक थोड़ी हो सकता है कि शेख हसीना ने इतने दिन शासन किया हो, उनका कोई समर्थक ना बना हो। तो ऐसी स्थिति में वहां पर जमातियों को अपनी बात रखने का अधिकार मिल गया, जिसको वो धार्मिक कट्टरता का रूप दे रहे हैं, हिंदू मुस्लिम का रूप दे रहे हैं, और हिंदू मुस्लिम का रूप देकर के इस मामले को भड़काए पड़े हैं, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप इस बात से थोड़ा बहुत कंटेंट निकाल पाए होंगे। बीच में स्पीड नाना लिख रहे हैं, सर एक यूट्यूबर ने धुरंधर पर ओपिनियन दिया कल, उसके बारे में आपका क्या कहना है? यार किसने दिया ये मुझे जानकारी नहीं है, मैं यूट्यूब समाचार कवर नहीं करता हूँ। धुरंधर पर मैंने अभी डिटेल में वैसे एक बयान दिया है, अभी वो रणबीर के साथ जो मेरा पॉडकास्ट है, शायद आप लोगों ने देखा हो, रणबीर अलाहाबादिया के साथ में, उसके चैनल पर डला हुआ है, तो वहां पर हमने जरूर बात डिटेल में की है। आप अगर चाहें तो धुरंधर पर वहां मेरी ओपिनियन देख सकते हैं। मतलब मैं डिटेल में किसने क्या कहा उस पर नहीं कह पाऊंगा, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं, क्योंकि मैं नहीं देख पाया। हाँ जी, शिवानंद चौबे लिख रहे हैं, सर ये बताइए कि जीवन में सफलता कैसे मिले, क्योंकि मुझे हर काम आता है, बट जिसमें समय दिया जो कि पढ़ाई, उसी में सफलता नहीं मिली, बाकी स्पोर्ट्स, कुकिंग, मैनी मोर, बट एग्जाम नहीं निकलता। शिवम, एक मैं आपको बहुत ही अच्छा ऑब्जर्वेशन देता हूं, क्योंकि पहले तो हम सफलता का मतलब डिकोड कर लेते हैं, और सफलता के साथ साथ जो जो पढ़ा आपने वही नहीं आता, उस पर भी मैं, मतलब उसी का एग्जाम नहीं निकलता, बाकी सब निकल जा रहे हैं, उस पर भी चर्चा कर लेता हूं, है ना। दो प्रश्नों की तरह से इसको लेते हैं। सबसे पहला, इसको थोड़ा सा आसान करते हैं। पहला पॉइंट तो ये है कि जो हमने पढ़ा वो नहीं निकलता, या फिर जो पढ़ा उसमें हमने कुछ नहीं मचाया। इसको ऐसे समझिए, आप 100 लोग अपने शहर के प्रतिष्ठित उठाइए, जो आपके शहर में बहुत ही नामचीन है, या फिर आपके राज्य में नामचीन है, अपने देश में नामचीन है। उन 100 लोगों का एकेडमिक्स निकालिए, उन 100 लोगों की एकेडमिक्स निकालकर चेक करिए कि क्या वाकई में वो जो पढ़कर आए थे वो उसी क्षेत्र में कुछ कर पाए हैं। बहुत ही बेसिक सा प्रश्न है। तो पढ़ाई जो की और जो कार्य क्षेत्र बना, सामान्यतया ये एक सा नहीं होता है। हाँ, कुछ प्रोफेसर्स, कुछ डॉक्टर्स, कुछ इंजीनियर्स, जो सामान्यतया वो फील्ड में रहते हैं, जिस फील्ड में उन्होंने पढ़ाई की उसी को वो आगे लेकर निकलते हैं। लेकिन शहर के अंदर जितने भी आप सुर्खियों में आने वाले लोगों को देखें, या देश में सुर्खियों में आने वाले लोगों को देखें, या बिलियनियर्स को, मिलेनियर्स को तलाशने निकले, तो आपको जब नाम देखने को मिलेगा तो लगेगा यार ये तो पढ़ाई कुछ और करके आए थे, ये कुछ और कर रहे हैं। तो इस बात से मैं ये नहीं कह रहा कि आप अपने फील्ड को ही आगे बढ़ाएं तो आप खराब होंगे, लेकिन अंदर से ये डाउट निकाल दीजिए कि मैं अपने क्षेत्र में कुछ नहीं कर पाया तो मैं खराब आदमी कहलाऊंगा। नहीं, आप अपने क्षेत्र में अगर कुछ नहीं कर पाए तो भी आप अच्छे व्यक्ति कहलाएंगे, ठीक है। नंबर एक। अब चलते हैं नंबर दो पर, कि साहब मैं एग्जाम नहीं निकाल पाता, तो उससे पहले सफलता क्या है ये बता दो। तो देखो भैया, अक्सर मैं कहता हूं कि यदि आपके पिताजी ने आपको साइकिल पर घुमाया है और आप उनको जीवन भर मोटरसाइकिल पर घुमाने की हैसियत लिए घूम रहे हैं, आने वाली पीढ़ियों को आप ये स्तर एक बढ़ाकर दे रहे हैं, तो समझिए कि आप सफल हैं। सफलता को इस तरह मत आंकिए कि मैं अंबानी के बेटे से कितना आगे निकला या उससे कितना नीचे निकला। मुसीबत यह है कि हम लोग समझ ही नहीं पाते कि हमारा लेवल, ये वो वाली बात है कि दौड़ करके आगे निकलना है, लेकिन कोई बेस लाइन तो बताओ कि बेस लाइन कहां है, कहां से दौड़ना शुरू किया जा रहा है ना। तो आपकी और मेरी बेस लाइन अलग अलग होगी, ये मानकर चलना है। हो सकता है आप मुझसे बहुत आगे से शुरुआत करें, मैं आपसे बहुत पीछे से शुरुआत करूं, या उल्टा हो सकता है मैं आपसे बहुत आगे से शुरू करूं, आप मुझसे बहुत पीछे से शुरू करें। तो हमारे लिए सफलता हमारे बेस पॉइंट से तय होगी, ना कि इस बात से कि मैं कहां पहुंचा, वो कहां पहुंचा। कई बार हमारी क्लास में आप पढ़ते हुए देखते हैं कि एक बच्चा है जो बढ़िया कार से आ रहा है, मैं पता चल रहा है साइकिल से जा रहा हूं, हम इस बात से कुंठा में है, देखो ये तो कार से आता है। नहीं यार, उसके पिताजी उसको कार तक लेकर आए, मेरे पिताजी मुझे मोटरसाइकिल तक लेकर आए, मेरे पिताजी मुझे पैदल तक लेकर आए, लेकर तो आए ना। इससे एक लेवल अप लेकर जाना,
एक लेवल अप लेकर जाना सफलता है, लेकिन स्काई इज द लिमिट है, फिर आप चाहे जहां तक लेकर चले जाएं, है ना। तो सफलता को आप एग्जाम से ना नापें, ये मैं बहुत बार बोलता हूं, हर जगह बोलता हूं, और बस सिंपल एज दैट। हाँ जी सर, वाई सो कॉल्ड इंडियन सेक्युलर आर ऑलवेज क्वाइट। शशांक आनंद, बेटा सेक्युलर लोग इसलिए अपने आप को बोलने से बचाते हैं, क्योंकि ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि वो सेक्युलर चुप क्यों हैं। इसके पीछे का जो मुझे बहुत बड़ा कारण लगता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा लगता है कि हमारे स्टैंड बदलते ही हमारी पहचान खत्म हो जाएगी। अगर हम बोल गए तो लोग हमें पहचानने से इनकार कर देंगे। वो अपनी इमेज के पीछे अपने से बड़ा अपनी इमेज को बना लेते हैं, जिससे ये सारी दिक्कत आने लगती है। ठीक है सर, यदि बांग्लादेश पर भारत यदि कोई प्रतिक्रिया देता है तो क्या चीन और पाकिस्तान उसके समर्थन में आ सकते हैं? नहीं राहुल चौधरी जी, ऐसा नहीं है। मतलब ठीक है, पाकिस्तान समर्थन में आ जाएगा, लेकिन चीन हर जगह जाकर के नहीं डलेगा। ठीक है सर, पढ़ते समय गाना सुनने की आदत है, इसको कैसे छुड़ाएं? देखो वैसे तो खैर बहुत सारे लोग इस आदत को इसलिए डेवलप करते हैं, थोड़ा कूल लगता है ये, कि चलने दो, गाना सुन तो रहे हैं, बढ़िया हो ही रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, कंसंट्रेशन भंग होता है, ये दूसरा सच है। कई बार मैथ्स के क्वेश्चन लगाते समय, जब आपका मन बहुत ही चिल है, रीजनिंग के सवाल लगाते समय, जब आपको पता है कि सेट पैटर्न है, ये वैल्यू उठानी है, कुछ लर्न नहीं करना है, जब कुछ लर्न नहीं करना है, केवल कैलकुलेशन करना है, थॉट के हिसाब से बस अपने एक रूटीन फॉलो करना है, उस समय तक तो मैथ्स के अंदर म्यूजिक का कोई ना कोई इन्वॉल्वमेंट रहता है। लेकिन कुछ पढ़ते हुए याद करना है, तो फिर आपके पास इनपुट दो सोर्सेस से आ रहे हैं, एक आपकी आंख इनपुट ले रही है और एक आपका कान इनपुट ले रहा है। और अगर दोनों ही अलग अलग इनपुट दे रहे हैं दिमाग को, तो वो एक साथ कंफ्यूज हो जाता है ना। तो अपने आप को थोड़ा सा समझा लीजिए कि मैथ्स के क्वेश्चन करते समय जहां मुझको इनपुट नहीं बस एग्जीक्यूशन करना है, तब तक तो म्यूजिक सही है। अब रही बात इसको छुड़ाना कैसे है, टफ क्वेश्चन है ये, लेकिन भाई साहब जिद से ही करना पड़ेगा। घर वालों को कहो कि मैं गाना सुनता दिख जाऊं तो कूट देना मुझे। दोस्तों से कहो कि यार हमको गाना चलाते देख लो तो हमसे पैसे पार्टी मांग लेना यार, थोड़ा दबाव बना लो अपने आप को। ठीक है चलिए, सर हाउ टू कंसिस्टेंस टू रीड डेली विदाउट स्किप। ये लिख रहे हैं साकिर इकबाल। भैया देखो बात ऐसी है ना कि अगर आप कंसिस्टेंसी के लिए काम करना चाहते हैं ना, तो बहुत ज्यादा जरूरी होता है कंसिस्टेंसी में डिसिप्लिन। कंसिस्टेंट वही लोग रह पाते हैं जो चीजों को लेकर डिसिप्लिन होते हैं। और डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं होता है कि आप मार्च पास्ट करते हुए एक दो एक करके चलेंगे, या फिर बस एकदम सीधे खड़े रहेंगे, कोई बोलेगा तो बस यस में ही जवाब देंगे। ये डिसिप्लिन नहीं है। मतलब पुलिस में, सेना में ये जो डिसिप्लिन है वो उनकी आवश्यकता है। जीवन का डिसिप्लिन क्या है, ये आपको पहले सुनिश्चित करना होगा। आपका डिसिप्लिन है कि आप सुबह एक नियत टाइम पर सोएंगे, नियत टाइम पर जगेंगे, इतना देर ही खाना खाएंगे, इतना देर ही घूमने जाएंगे, इतना देर ही गाने सुनेंगे। आप जब अपने आप को समय में बांध लेते हैं, उसे आप डिसिप्लिन कहते हैं। जब आप अनुशासन में उस समय को महत्व देने लगते हैं, अपनी चाहत से ऊपर समय को देने लगते हैं, समय इज्जत देने लगते हैं, तो आप डिसिप्लिन्ड कहलाने लगते हैं। और जो व्यक्ति डिसिप्लिन्ड है वो स्वतः ही अपने आप के लिए कंसिस्टेंट हो जाता है, क्योंकि उसे पता है कि मुझे 10 बजे तो यही करना है, उसे पता है कि मुझे 11 बजे सोना ही है। तो कंसिस्टेंसी डिसिप्लिन्ड लोगों के लिए बहुत आसान हो जाती है। अगर आप कंसिस्टेंट नहीं हैं तो समझिए कि आपके अंदर डिसिप्लिन का अभाव है। पहले डिसिप्लिन विकसित करिए। सर मैं ये कैसे विकसित करूं? टाइम टेबल फॉलो करिए, टाइम टेबल बनाइए। टाइम टेबल किसी और का कॉपी मत करिए। ये नहीं कि साहब मैंने सुना था वो भाई साहब इतने बजे जगते हैं, नहीं, आपका अपना कंफर्ट होगा। बैठ करके लिखिए पहले कि मेरा कंफर्ट क्या है, मैं कितने बजे सोता हूं, कितने बजे उठ सकता हूं, कितनी देर सो सकता हूं, मुझे घूमना कितना जरूरी है। अपनी जरूरतों को पहले विस्तार से लिखिए और फिर समझिए कि मैं जो लक्ष्य पाने निकला हूं, क्या उसमें ये जो इतना सा समय बचा है पढ़ने का, क्या ये पर्याप्त रहेगा? या जो इतना सा समय बचा है काम पर फोकस करने का, क्या ये पर्याप्त रहेगा? अगर वो समय आपको कम लगता है तो फिर आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी समय कटाने में। मैं कई बार विद्यार्थियों से जब संवाद करता हूं तो इस बारे में चर्चा होती है। वो कहते हैं सर हमको तो 8 घंटे की नींद लेनी है। हमने कहा बहुत बढ़िया। सर हमें 1 घंटा खेलने भी जाना है। बहुत बढ़िया। सर खाने में मुझे तसल्ली से खाना पसंद है। बहुत अच्छी बात है साहब। 45-45 मिनट तसल्ली में आप खाना खा लिए, 1.5 घंटा यहाँ हो गया, 1 घंटे आप खेलने चले गए, 2.5 घंटा हो गया, 8 घंटे आप सो लिए, 10.5 घंटा हो गया। अब इसके बाद में जो बाकी काम है, जिसमें आपका नहाना धोना, अपने परिवार वालों के साथ बैठना, फोन अटेंड करना, क्लासेस अटेंड करना, तमाम जो दिन की एक्टिविटीज हैं उनको करते करते एंड में जाकर 6 घंटे बचते हैं आपके पास, मान लीजिए। तो बोले सर बस 6 घंटे बचते हैं अपने पास में, कि अब बताइए सर मैं एग्जाम निकालना चाहता हूं। तो भैया जब आप अपने आप को इतनी इज्जत दे दिए
कि आपका खेलना, आपका खाना, आपका सोना, आपने अपनी प्रायोरिटीज में कोई कटौती नहीं की, लेकिन आप चाहते हैं जब रिजल्ट आए तो मैं 10 लाख लोगों में टॉप पर पाया जाऊं, या फिर 10 लाख लोगों के अंदर मैं टॉप के 100 लोगों में पाया जाऊं। सिलेक्शन पूरा चाहिए, या फिर मुझे सफलता तो उस लेवल की चाहिए, लेकिन सर सेक्रीफाइस के नाम पर तो मैं अपने शरीर को पूरा आराम देना चाहता हूं। देखो भाई, आप अपनी जगह सही हो सकते हो, लेकिन जिस दुनिया में आप एंट्री कर रहे हो ना, जहां एक पद के लिए हजारों लोग लाइन में खड़े हुए हैं, जो आप कर रहे हो उसे पाने के लिए भी बहुत सारे लोग लाइन में लगे हुए हैं। तो ऐसे में ये मानकर चलिए कि आपका जो इनपुट कॉस्ट है ना, वो बहुत ज्यादा होने वाला है, संघर्ष आपका बढ़ने वाला है। तो आपको कुछ अलग तो करना होगा अगर आप सफलता चाहते हैं। अगर सभी एक जैसी चीजें फॉलो कर रहे हैं तो फिर आप कैसे सफल होंगे? एडिशनल आपने क्या किया? बस उस एडिशनल के लिए एफर्ट मारना शुरू करिए। मेरा मानना है कि आप समझ चुके होंगे मैं जो कहना चाह रहा हूं, ठीक है? फिलहाल के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आज हमने बहुत सारी बातें ले ली हैं और ये अच्छा लगा सुबह के समय बातचीत करना आप सभी से। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिए, फिर मुलाकात करते हैं। थैंक यू।